हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। रेस्पिरेशन में मैंने आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताई थी। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बताया था मैंने। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में मैंने आपको ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू लंग्स, वो मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन बताया था। इंटरनल रेस्पिरेशन जिसमें आपका बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन आ जाता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल्स में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इंटरनल के दो टाइप बताए थे, एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, या हम ये कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वहीं अगर एनाएरोबिक की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। एरोबिक के केस में क्या होता है, एरोबिक के केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी मैंने आपको बताया था इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस इनसाइड द सेल। ठीक है, तो एटीपी प्रोड्यूस होता है 38 एटीपी, जो कि एक बहुत लार्ज अमाउंट है। ठीक है, इसके बाद एनएरोबिक में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 एटीपी वहाँ पे बनते हैं, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है एनएरोबिक में। ठीक है, तो आज हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में किस किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो हम आज करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। ये एक जर्नल इक्वेशन है जो रेस्पिरेशन की होती है एक्चुअली। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको दिखा रखा है फूड आपका जो भी होगा वो फूड मटेरियल क्या होगा, आपका ग्लूकोज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बताया है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा रखा है, तो इट मीन्स ये कौन सा रेस्पिरेशन है, दिस इज एन एरोबिक, सॉरी एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा रखा है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, और क्या बन रहा है यहाँ पे, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये एक जर्नल इक्वेशन है जो आपके रेस्पिरेशन में होती है। ये हमने यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन दिखाई है। सॉरी मैंने आपको ये गलत लिख के बताया, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बाय मिस्टेक मैंने कर दिया, सॉरी फॉर दैट। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की है, जिसमें ग्लूकोज एज अ फूड यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, प्लस जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सलेशन के प्रोसेस से बाहर निकल जाता है, वाटर हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप से यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे लिखा है कि कैन बी यूज्ड फॉर सेल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मसल कंट्रैक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी, हम हमारी डे टू डे लाइफ में हमें एनर्जी की कितनी ज़रूरत पड़ती है, इवन फॉर स्लीपिंग आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, तो हर प्रोसेस में एनर्जी लगती है, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में रिक्वायर्ड होती हैं। अब ह्यूमंस में रेस्पिरेशन में क्या आ जाता है, देखो ह्यूमन रेस्पिरेशन में दो पार्ट्स होंगे। एक तो होगा आपका गैशियस एक्सचेंज
गैसेस एक्सचेंज होगा, और दूसरा होता है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये दो मेन पार्ट्स हैं आपके जो रेस्पिरेशन में होते हैं, ठीक है। अब ये गैशियस एक्सचेंज में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? गैशियस एक्सचेंज में हमारे लंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, लंग्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लंग्स का ही स्ट्रक्चर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लंग्स से ही स्टार्ट करेंगे। तो गैशियस एक्सचेंज लंग्स में होगा। किन किन गैसेस का एक्सचेंज होता है? किन किन गैसेस का एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन का इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का इनटेक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इनहेल, इन मीन्स इनसाइड, ठीक है। इनहेल, तो इनहेल मतलब ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल, एक्स मीन्स रिमूविंग और ठीक है, गिविंग आउट, ठीक है, एक्सहेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड वी आर गोइंग टू एक्सहेल दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एक क्या है, वेस्ट है, ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सहेल कर देते हैं, ठीक। तो आ जाते हैं कि लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम उस पर आ जाते हैं, राइट। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। लंग्स का डायग्राम कई बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि ड्रॉ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो क्या क्या आ जाता है? स्टार्ट करेंगे नोज से, नोज, ठीक है। ये आउटर स्ट्रक्चर है जहाँ से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है, ठीक है। नोज़ में क्या होते हैं? कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, हेयर्स होते हैं, जो किसका काम करते हैं? जो फिजिकल डस्ट है, फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं, उनको हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकती हैं। जैसे आपके डस्ट पार्टिकल्स हो गए, उनको जाने से रोकेगी, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड्स क्या करती हैं? म्यूकस ग्लैंड हमारा जो नेज़ल पैसेज है उसको मॉइस्ट रखने में काम करती है। मॉइस्ट क्यों? मॉइस्ट इसलिए ताकि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ईजीली ट्रैप हो जाएं, ठीक है, उस मॉइस्चर की वजह से, राइट। तो ये रीज़न होता है, ये काम होता है म्यूकस ग्लैंड्स का। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारी नेज़ल कैविटी स्टार्ट होती है। नेज़ल कैविटी, ये चैम्बर दिख रहा है, ये पूरा, ये वाला, ये क्या है? ये नेज़ल कैविटी है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो आता है फेरिंग्स का। यहाँ आता है आपका ये जो पार्ट है, ये क्या है? फेरिंग्स, ठीक है, ये है आपका फेरिंग्स। ये मेरा जो मार्कर है ये ज़्यादा मूव कर गया, इतना बड़ा नहीं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका फेरिंग्स है। इसके बाद आ जाते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या वोकल बॉक्स भी कहते हैं, वोकल बॉक्स, ठीक है। यहाँ लेरिंग्स में क्या होता है? यहाँ पे लेरिंग्स में एक मेम्ब्रेन होती है, जो जब एयर इससे टकराती है, इस मेम्ब्रेन से, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और वही वॉइस की फॉर्म में हमारे मुंह से बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये लेरिंग्स होता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। इसके बाद आ जाता है ट्रैकिया, जो है वो डिवाइड हो जाता है टू में, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, टू में डिवाइड हो गया है ये।
तो इसको ब्रोंकस बोलते हैं। फर्दर ये ब्रोंकस जो है फर्दर ब्रांच हो जाता है फाइनली ब्रांच हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा ब्रांच फॉर्म हो गई है। ब्रोंकस से आगे जो है ब्रोंकस ये दो में डिवाइड हो गया, ये ब्रोंकस हो गया, इसके बाद ये फर्दर डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गए, ये ब्रोंक्यूल्स हो गए। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, राइट। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये एंड में जाके एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं या बेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एल्व्यूलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये मैं आपको बताती हूँ, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो एल्व्यूलाई है जस्ट इसके कांटेक्ट में आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कई डेंस नेटवर्क होता है किसका, ब्लड कैपिलरीज का। ये इस तरह से इससे जस्ट बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अभी एक और डायग्राम दिखाऊंगी मैं आपको, तो उसमें वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनके अंदर ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, गैसेस लेके आती है। हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कौन करता है हमारी बॉडी में, वो ब्लड करता है। तो वो ब्लड जो है डिफरेंट सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, जहाँ यहाँ ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगी इन एल्व्यूलाई में। ठीक है, अच्छा ये तो CO2 रही बाहर, ये बाहर जाने के लिए। जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आएगी तो जो ऑक्सीजन होगी, होगी वो यहाँ ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ आ गई, अब ब्लड में आ गई, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी एक्सहेलेशन के लिए एल्व्यूलाई के अंदर, और एल्व्यूलाई में जो ऑक्सीजन है वो आ जाएगी हमारी ब्लड कैपिलरीज में एज द रिजल्ट ऑफ इनहेलेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बाहर मूव कर जाएगी हमारे लंग्स के सॉरी एल्व्यूलाई से जाएगी ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, देन ब्रोंकस में, फिर उसके बाद ट्रैकिया, देन लैरिंग्स, नेजल फेरिंग्स, देन नेजल कैविटी, एंड देन नोज, एंड देन आउटसाइड आवर बॉडी। ठीक है, इस तरह से एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, तो ये आपका पूरा रेस्पिरेटरी। अच्छा, ये हमारे आपको पता ही होगा 2 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं ये। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, 2 पेयर ऑफ लंग्स। इनको कौन प्रोटेक्ट करता है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है रिब केज। कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज। रिब केज क्या होता है, रिब पसलियाँ, हमारी पसलियाँ जो होती हैं उनको रिब कहा जाता है। केज मतलब पिंजरा। ठीक है, आपने देखा होगा, जब आपने स्केलेटन देखा होगा तो यहाँ पे आपके जो रिब केज होता है वो जस्ट एक ऐसे लगता है जैसे कोई पिंजरा है। तो उसके अंदर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसके नीचे एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जब हम एक्सहेल करेंगे तो ये अपवर्ड मूव करेगा, और जब इनहेल करेंगे, क्योंकि स्वेल होंगे हमारे लंग्स इनहेलेशन के प्रोसेस में, तो ये नीचे मूव करेगा। ठीक है, स्पेस चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, ये तो रही स्ट्रक्चर की बात। अब मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ कि ये जो एल्व्यूलाई का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर क्यों है। एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा है, ऐसे सैक लाइक, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा इसलिए ताकि जो सरफेस एरिया है
वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, एक प्लेन सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। प्लेन का सरफेस एरिया उतना ज़्यादा नहीं हुआ। जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको विलाई के बारे में बताया था। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इंटेस्टाइन में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इंटेस्टाइन में, ऐसा। ये क्या है? ये कर्व्ड सरफेस दिखा रहा है हमारे इंटेस्टाइन की, और ये हेल्प करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में फूड के। यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। अब एक प्लेन सरफेस है, उसमें तो यही सरफेस होंगे ना, यहीं ये एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में कर्व्ड सरफेस जो होता है उसमें जो एब्जॉर्प्शन का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, राइट। तो इसीलिए एल्वियोलाई का भी स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके का होता है ताकि मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज हो सके, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर स्ट्रक्चर। आप देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है आपको एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, कि किस तरह से हमारी जो कैपिलरीज हैं उसको कवर करके रखती हैं। ये दिख रहे हैं आपको, रेड और ब्लू। देखिए ये क्या है? ये रेड वाला पार्ट है। ये जो रेड वाली जो वेन्स होती हैं, दे ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड, ये सॉरी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगी और डिफरेंट ऑर्गन्स के पास चली जाएंगी। तो ये किसको कैरी कर रही हैं? ऑक्सीजन, राइट। और ये जो ब्लू वाली जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, ये किसको कैरी करती हैं? ये लेके आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किसको लेके आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, फॉर एक्सलेशन। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये बहुत अच्छे से आपको डायग्राम दिखा रखा है किस तरह से कैपिलरीज में एक्सचेंज हो रहा है। जो रेड वाली आपको दिख रही हैं, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ आपको रेड कलर का पार्ट भी दिख रहा होगा। तो जो रेड कलर का पार्ट है वहाँ पे आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, और जो ब्लू पार्ट है वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से एल्वियोलाई के अराउंड ऐसे उसको कवर करके रखती हैं कैपिलरीज, ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके, ठीक है। ये दिख रहा है आपको एल्वियोलाई, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। ये वाला कितना ज़्यादा वो है, फोल्डेड है, कितने सैग बने हुए हैं इसमें। तो ये क्या है? इस तरह से एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर होता है, मैक्सिमम गैशियस एक्सचेंज हो पाता है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं अपने तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स, ठीक है। इनहेलेशन से आपके ऑक्सीजन अंदर आएगी और एक्सहेलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लंग्स। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जो है, जो भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब हुई है ब्लड के अंदर, वो सब पूरे बॉडी सेल्स को जाएगी, ठीक है, सभी ऑर्गन्स के पास। फिर उसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद जब सेल में ऑक्सीजन पहुंच गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो ब्रेक डाउन होना है ग्लूकोज का, तो जैसे ही ये सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा हर एक सेल में, ठीक है। ये पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ। लंग्स पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। रिब केज के बारे में बता दिया है, डायफ्राम के बारे में बता दिया है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द एल्वियुलर सरफेस एंड द सराउंडिंग ब्लड। ये
gaseous exchange take place in the between the an alveolar surface and surrounding blood vessels. Alveoli provide a large surface area for gaseous exchange, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. Now physiology of respiration. Physiology of respiration इतना आपका इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके यही है कि क्या फिजिकल फिनोमेना है जिसकी वजह से ये एक्सचेंज टेक प्लेस करता है. कौन सा प्रोसेस है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की हेल्प से जो गैशियस एक्सचेंज है एल्वुलाई से ब्लड में हो पाता है. यहाँ पे मैंने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया ये वाला, यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. अब डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन is that physical phenomena in which movement of molecules take place from its higher concentration to lower concentration. ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. कंसंट्रेशन मतलब उसकी जो अमाउंट है, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स का अमाउंट जहाँ पे ज़्यादा होता है उससे वो उस तरफ मूव करेंगे जहाँ पे उनका अमाउंट कम होगा. अब जैसे आपने देखा होगा, आप डिओड्रेंट्स का यूज़ करते हैं तो डिओड्रेंट आपने जिस रूम में छिड़का है उसकी स्मेल दूसरे रूम में भी कैसे पहुंच जाती है? वो इसलिए पहुंचती है, वहाँ पे डिफ्यूजन काम करता है, क्योंकि जो डिओड्रेंट है उसके मॉलिक्यूल्स उस कमरे में ज़्यादा थे, तो टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स की वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे. तो जिस कमरे में स्प्रे किया वहाँ तो कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन दूसरे रूम में कंसंट्रेशन क्या थी? कम थी. तो इसलिए उनका मूवमेंट कहाँ हुआ? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब दूसरे रूम में हो गया. ऐसा ही ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है. जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जब हमने इनहेल करी ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इस एल्वुलाई के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस टाइम पे? यहाँ पे ज़्यादा होगी हमारी ऑक्सीजन की, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की कम होगी, लो होगी, ठीक है. तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये मूव कर जाएगा. और वहीं अगर देखा जाए कैपिलरी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा? अपनी हायर कंसंट्रेशन से, क्योंकि एल्वुलाई में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो एल्वुलाई से कहाँ मूव कर जाएगा? ब्लड में मूव कर जाएगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है. वहीं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे कैपिलरीज में ज़्यादा है, क्योंकि सभी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही है वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ ब्लड कैपिलरीज में ज़्यादा है, तो वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, जो कि एल्वुलाई में है आप लो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो ब्लड से एल्वुलाई में आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, याद रखेंगे. अच्छा, एक डायग्राम देख लेते हैं. ये आप मान लीजिए ये एल्वुलाई है, ये एल्वुलाई है, ठीक है, ये मैंने बनाया, ये एल्वुलाई है, ठीक है. इस एल्वुलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है. वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे, ये क्या है हमारी, सपोज ये मान लीजिए ये कैपिलरीज है, ठीक है, ये कैपिलरी है हमारी, ठीक है. अब इस कैपिलरी में यहाँ मैंने आपको बताया एल्वुलाई के अंदर तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? कम है. और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो ये टेंडेंसी है,
यहाँ पर जो ज़्यादा होगा वो मूव कर जाएगा यहाँ, और जो यहाँ पे ज़्यादा होगा वो यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई के अंदर ज़्यादा थी तो ऑक्सीजन मूव कर गया ब्लड में, क्योंकि ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन कम थी, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा थी तो वो मूव कर गया कहाँ? एल्वियोलाई में। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन की हेल्प से। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पूरा गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन से। एक्सहेलेशन इनहेलेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है इसमें दो पार्ट होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन टेकिंग इन ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, taking in air rich in oxygen, that is inhalation, and giving out air rich in carbon dioxide, that is exhalation. ठीक है, राइट? तो ये आपका ब्रीदिंग होती है। 1 मिनट में कोई पर्सन जितना ब्रीद करता है वो उसका क्या होता है? वो उसका होता है ब्रीदिंग रेट। क्या होता है उसका? ब्रीदिंग रेट। डिफ्यूजन मैंने प्रोसेस आपको समझाया। डिफ्यूजन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू द लोअर कंसंट्रेशन एरिया, दैट इज आपका डिफ्यूजन। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं? एक होता है कैटाबॉलिक, और दूसरा होता है एनाबॉलिक। कैटा मीन्स ब्रेक डाउन, एना मीन्स फॉर्मेशन। इसको हम अभी देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ रिएक्शंस, इट इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट अकर इनसाइड द सेल। सेल्यूलर नाम से ही पता चल रहा है कि सेल के अंदर होने वाला है। ठीक है, एंड कन्वर्ट्स बायोकेमिकल एनर्जी। ठीक है, एंड कन्वर्ट्स बायोकेमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इनटू अ केमिकल कंपाउंड दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस का पूरा सेट है जो कि इन सेल के अंदर होता है, जिसमें बायोकेमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज, उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, जिसको हम क्या कहते हैं? ATP कहते हैं। ठीक है, राइट? तो याद रखेंगे हमारी जो एनर्जी है उसको क्या कहते हैं? ATP कहते हैं। इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए एक तरीके की करेंसी है जो हमारी बॉडी को चलाती है। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया है, और पूरा देश इसी से चलता है। तो वो ये भी क्या है? ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, राइट? याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम है एनर्जी करेंसी, ATP का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म refers to set of chemical reactions carried out for maintaining living state of the cell. It is divided into two categories, catabolism and anabolism. ठीक है, catabolism means breakdown, cata means to break, ana means to form. ठीक है, वर्ड्स के अपने अपने मीनिंग होते हैं। ठीक है, बॉलिज्म मीन्स प्रोसेस, तो कैटाबॉलिज्म, कैटा मीन्स ब्रेक डाउन, एना मीन्स फॉर्मेशन। याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स,
The process of breaking molecules to obtain energy is known as catabolic process. Anabolic process, it is the process of synthesizing all compounds required by the cell, that is anabolic. Therefore, respiration is a catabolic process which breaks large molecules into smaller one, releasing energy to fuel the cell activity. ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से? अच्छा, आप बोलोगे कि ठीक है, हमने कैटाबॉलिज्म में हमने पढ़ तो लिया कि ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड. अब एनाबॉलिक में क्या हो रहा है? एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन भी तो हो रहा है, ठीक है. किस चीज़ का फॉर्मेशन, क्या सिंथेसाइज हो रहा है? एटीपी, ठीक है. सिंथेसिस किसकी हो रही है? एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है. तो एनाबॉलिज्म में एटीपी बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है. भले ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये दोनों चीज़ें तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगी हमारी, ठीक है. एटीपी तो एनर्जी बन रहा है, तो ये वाला पार्ट इसका एनाबॉलिक है. और कैटाबॉलिक पार्ट क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, वो आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है. ठीक, तो जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, हमारा जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें ये पार्ट होते हैं, ये सारी साइकिल्स होती हैं. सॉरी, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों, ठीक. कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों में ये साइकिल्स, ये सब चीज़ें होती हैं. ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये 3 चीज़ें होती हैं. और ये किस तरह से होती हैं ये मैं अब आपको बताऊंगी. किस तरह से होती हैं ये मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पे मैंने इसका एक ओवरव्यू रखा है, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका, मैंने आपको बताया ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है. ग्लाइकोलिसिस से याद रखिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन. 3 चीज़ें मैंने अभी आपको पीछे बताई. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ग्लाइकोलिसिस, ठीक है. दूसरा है क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल. तीसरा है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ये 3 इवेंट होते हैं इस पूरे रेस्पिरेशन के, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में. अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि क्या होता है. ये जो प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का. और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म में. याद रखेंगे, पेपर में ये मैं बता रही हूँ आपको, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस सेल्यूलर रेस्पिरेशन में किस पार्ट में होता है सेल के. तो हमेशा याद रखेंगे ये प्रोसेस जो होता है आपका साइटोप्लाज्म में होता है. कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में. यहाँ एरो पे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे लिखा है, ये साइटोप्लाज्म लिखा है, ठीक है, राइट. तो ये आपका कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म. दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. लाइसिस मीन्स टूटना, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का टूटना वो होता है आपका साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में. बाकी का जो रिमेनिंग प्रोसेस है ये आपका कहाँ होता है? ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ. यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये प्रोसेस तो आपका हो गया साइटोप्लाज्म में. ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कहाँ हो रहा है? लिखा है यहाँ पे एरो पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट.
इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये वाला आपका पार्ट जो है, ये जो 3 एरो दिखाए गए हैं ये डिफरेंट वो टाइप्स के वो दिखा रखे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन बता रखे हैं कि अलग अलग जगह पे क्या क्या होता है। हम अभी बात कर रहे हैं इसकी जो ह्यूमंस में होता है सेल्स में, एक्सेप्ट मसल सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, मसल सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे अलग बात हो रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें भी ये वाला, स्पेशली ये वाला, ये हमारा नॉर्मली सेल्स में होता है। तो और इस वाले से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है। कितनी एटीपी? 38 एटीपी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसी प्रोसेस से मिलता है। और ये कौन सा रेस्पिरेशन है? दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये टाइप है, ये एग्जाम्पल बता, ये 3 जो कैटेगरीज दिखाई गई हैं ये दिखाया गया है कि ग्लूकोज किन किन तरीके से ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो जो नॉर्मली सेल्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, वो ये वाला प्रोसेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सेकेंड वाला जो प्रोसेस है ये आपका इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इट मीन्स ये कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन है? एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन है, राइट। एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो एनएरोबिक, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? ये हमारी मसल सेल्स में हो रहा है और ये यीस्ट में हो रहा है। यीस्ट एक टाइप का फंगस होता है, ये उसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इसको आप बना सकते हो, लिख सकते हो कहीं पर भी। ये बहुत ही अच्छा एक फ्लो चार्ट है जो हमें ये बताता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किन किन तरह से हो सकता है, ठीक है। एनाएरोबिक, ये दोनों तो आपके कौन से हैं? ये दोनों आपके इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, दिस वन एंड दिस वन। और ये वाला आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इसको पूरा अच्छे से दिखा रखा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। मैंने आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से स्टार्ट किया, देन इंटरनल रेस्पिरेशन जिसमें मैंने सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक आपका हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट में है। आप यहाँ देखिए ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रीदिंग का प्रोसेस बताया जिसमें ऑक्सीजन इनटेक होता है, इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। आप एरो भी देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी पैसेज, लंग्स में आते हैं तो ऑक्सीजन आपके ब्लड में आ जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस ये लंग्स में चला जाता है। फिर ये आता है, ये कहाँ आता है? ये सेल्स में, टिश्यूज़ दिख रही हैं यहाँ पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यहाँ पे होता है, डिफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे भी, ठीक है। इधर पे भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा एक्सचेंज के लिए, और टिश्यूज़ में भी, टिश्यू जो सेल्स होंगी वहाँ पे भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, ठीक है। और जो टिश्यूज़ में रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो ब्लड में आ जाता है। ये देखिए, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ब्लड एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड टू थ्रू लंग्स, ठीक है, टू द लंग्स, सॉरी, एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू लंग्स, ठीक है। तो ये पूरा आपको फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो ये प्रोसेस हमने पूरा कर लिया है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, सब चीज़ हमने करी है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्चुअली फिजियोलॉजी क्या होती है, किस किस तरह से एक्सचेंज होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, फिर डिफ्यूजन होता है गैसेस का, देन सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें 2 पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, जिसमें ग्लाइकोलिसिस जो है आपका साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक्चुअल एनर्जी का प्रोडक्शन जो होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, राइट। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले भी ये मैंने आपको करा दिया था, डिफरेंस मैंने करा दिया था। अच्छा, रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स हम देख लेते हैं, लोअर एनिमल्स में किस तरह से होता है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत ही सिंपल टाइप का एक्सचेंज होता है गैसेस का। जैसे अर्थवॉर्म है आपका, इसमें स्किन के थ्रू होता है, ठीक है,
स्किन के थ्रू होता है। फिशेस में गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिनमें एयर जो है सर्कुलेट करती है और गैसेस एक्सचेंज होता है। फ्रॉग में स्किन के थ्रू होता है और लंग्स के थ्रू होता है जब वो लैंड पे होते हैं, ठीक है। स्किन के थ्रू होगा व्हेन दे आर इन वाटर, क्योंकि फ्रॉग तो दोनों जगह रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं लैंड पे भी रहते हैं। तो फ्रॉग जो है स्किन से करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन वाटर, और अगर लैंड पे हैं तो थ्रू लंग्स। तो दोनों ही फंक्शनल होते हैं इनमें। तो ये थोड़ा जस्ट था आपका कि लोअर एनिमल्स में कई बार वन वर्ड में पूछ जाता है कि इन अर्थ फॉर्म हाउ डज गैसेस एक्सचेंज अकर्स, तो थ्रू स्किन, या विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन अर्थ फॉर्म, तो स्किन। और फिशेज में पूछेंगे तो गिल्स है, इंसेक्ट्स में पूछेंगे तो ट्रैकियल सिस्टम है, ठीक है। फ्रॉग है तो थ्रू लंग्स एंड स्किन, ठीक। व्हेन दे आर ऑन लैंड they exchange gases through lungs. When they are in water they exchange gases through their skin. So that's all. Thank you.